बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our second lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In last lecture we have discussed about branches of biology, but some branches are remained, so we are continuing our topic and we are moving towards the branches of biology. We have discussed about the branches of biology like morphology, anatomy, histology, cytology and ecology. Now 6 branches. Physiology. Physiology is the branch of biology in which we study about the function of different parts of living organism. Okay? हमने अब तक इसके बारे में पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और एनाटॉमी में हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हमने हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ को पढ़ा और साइटोलॉजी में सेल को पढ़ा। अब हम फंक्शन की तरफ आएंगे स्ट्रक्चर से आगे। हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। रूट का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है, लीव्स का फंक्शन क्या है, फ्लावर का फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, इन तमाम ऑर्गन के, ब्रेन, इन तमाम ऑर्गन के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is the branch of biology in which we study about the progressive developmental changes which occur after zygote formation up to an organism is formed. क्या मतलब हुआ इसका कि जिस तरह से आपने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा कि बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में पहले एग होता है, उस एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है और लार्वा के बाद प्यूपा आता है और फिर प्यूपा किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है या बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। ये लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की आपने पढ़ी हुई होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एग है इसको हम जाइगोट कह रहे हैं, ये एग है या फिर हम इसको जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट के अंदर चेंजेस आएंगी और चेंजेस होते हुए ये एग लार्वा में चेंज होगा और लार्वा में चेंज आएगा, वो चेंज आके ये प्यूपा में चेंज होगा और फिर प्यूपा से एडल्ट फॉर्म हो जाएगा या बटरफ्लाई फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो जाइगोट और एग से चेंजेस आ रही हैं कहाँ तक, जबकि एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हो जाता है, इस पूरी चेंजेस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंज, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से स्टार्ट हो रही हैं। और कब तक चेंजेस हो रही हैं, जब तक कि एडल्ट या ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो जाता है। इस चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. सो एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस विच अकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन. जब जाइगोट बन जाता है, जब एग फॉर्म हो जाता है, उसके बाद से आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एंड टिल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. Next branch is taxonomy. Taxonomy is the branch of biology in which we study about the identification, classification, description and scientific naming of living organism. Identification, classification, description and scientific naming of living organism. अब ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, कि आपने देखा कि हमने ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बना दिए हैं
किस तरह से ग्रुप बनाए हैं? अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेस पर ग्रुप बना दिया। जैसे तमाम ऑर्गेनिज्म थे पहले, एनिमल, प्लांट सब एक साथ ऑर्गेनिज्म में आते हैं। उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सारे एनिमल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर हैं वो, उनको हमने प्लांट किंगडम बना दिया। एक दूसरा ग्रुप बना दिया जिसके अंदर हमने तमाम एनिमल्स को रख दिया और उसे हमने एनिमल किंगडम कहा। अब हम प्लांट को मजीद देखें तो प्लांट में भी मजीद हमने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेस पर ग्रुप फॉर्म कर दिए। जैसे हर्ब्स अलग कर दी, शर्ब्स अलग कर दिए, ट्रीज अलग कर दिए, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स अलग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स अलग, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स अलग और नॉन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स को अलग कर दिया। इसी तरह अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में जो वाटर के अंदर रहते हैं, फिशीज का अलग ग्रुप बना दिया, मैमल्स का अलग ग्रुप बना दिया, एम्फीबियंस जो कि वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया और बर्ड्स का अलग ग्रुप बना दिया। तो ये जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है, जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उसकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? टैक्सोनॉमी में करते हैं। So taxonomy is the branch of biology in which we study about identification. सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन, जितनी भी क्लासिफिकेशन करी है, डिस्क्रिप्शन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। साइंटिफिक नेम होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना, जैसे फ्रॉग का राना टिग्निना है और इसी तरह ह्यूमन बींग्स का होमो सेपियन, तो हम उसके बारे में भी स्टडी टैक्सोनॉमी में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स, and genetics is the branch of biology in which we study about inheritance, including transmission of hereditary characteristics फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। आपने देखा होगा कि आपके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करते होंगे, आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। आपकी हाइट है, आई का कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, हेयर का कलर है, हेयर का टेक्सचर है। इसके अलावा कुछ डिजीज भी होती हैं जो कि पेरेंट्स के साथ रिजेंबल कर रही होती हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिल रहे हैं और इन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। सो genetics is the branch of biology in which we study about inheritance, including transmission of hereditary characteristics from parents to their offspring. Now next branch is paleontology. Paleontology is the branch of biology in which we study about the living organism which live in remote past and now are found as fossils in the rocks. पहले पाए जाते थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट और वो एनिमल्स पहले मौजूद होते थे और अब वो नहीं पाए जाते हैं। अब वो एज अ फोसिल्स मौजूद हैं जो हमें फोसिल्स के तौर पर रॉक से मिल रहे होते हैं। उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस में की जाती है? पैलियोंटोलॉजी में की जाती है। पैलियोंटोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट फोसिल्स के बारे में। और पैलियोजोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनिमल फोसिल्स के बारे में। पैलियोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल फोसिल्स। Now next branch of biology is biochemistry. And biochemistry is the branch of biology in which we study about the chemistry and chemical aspects of living system. Biochemistry. Bio means लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अपने केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल किन किन केमिकल से मिलकर बना है, इन तमाम बातों की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is the branch of biology in which we study about microorganisms under microscope. ये पहले भी आपको डिस्कस किया जा चुका है. Next is
बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इंसानों की भलाई के लिए चीज़ें बना रहे होते हैं। सो इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम ईस्ट बनाते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम योगर्ट फॉर्म करते हैं, चीज़ बन रहा होता है। योगर्ट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया ऐड किया जाता है, उसके बाद वो मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको यूज़ करते हुए हमने योगर्ट फॉर्म किया है और योगर्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। तो इस तरह की प्रोडक्ट बनाई जाती हैं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बायोटेक्नोलॉजी में। ये तमाम ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपके पास है बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस में है बायोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस में मौजूद है, ये आपसे डिस्कस किया जा चुका है। बायोफिजिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें कि हम फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं। जैसे अगर हमें फॉसिल्स की एज मालूम करनी है कि कितना पुराना ये फॉसिल है, तो उसकी एज मालूम करने के लिए भी हम फिजिक्स के लॉज को कंसीडर करेंगे। इसी तरह से लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, लेज़र को यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये लेज़र भी कहाँ से आया है, फिजिक्स से आया है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है, जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी कहाँ से आए हैं, फिजिक्स की लॉज और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायोमेट्री। बायोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। ये मैथ की ब्रांच है। इसके अंदर हम बायोलॉजी में भी जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए भी अपनी कैलकुलेशन करते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको कैलकुलेशन की नीड होती है और उन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए मैथ्स की मेथड यूज़ किए जाते हैं। सो बायोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने बायोलॉजी के इन्वेस्टिगेटर उन टेक्निक्स को, उन फॉर्मूलाज को, उन मेथड को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट branches of biology. Now next topic is biological method. Biological method. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई डिजीज़ हो गई है, कोई भी किसी तरह का इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है और वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। सो बायोलॉजिकल मेथड इज़ द मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में हम उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि अगर हम मलेरियल फीवर की एग्जांपल लें तो मलेरियल फीवर एक टाइम पर किलर डिजीज़ थी, इसका कोई क्योर नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लोग इससे मर जाते थे। तो इसके ऊपर फिर जब काम शुरू किया गया तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया और सबसे पहले वर्क इसके ऊपर लेवरिन साइंटिस्ट ने किया था, जो कि फ्रेंच फिजिशियन था। लेवरिन ने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उसने उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि इसके अंदर टाइनी क्रिएचर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडियम कहलाएगा। तो ये क्या थी, लेवरिन की ऑब्जर्वेशन थी जो उसने मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल को लेकर ऑब्जर्व किया था। अब जब ऑब्जर्वेशन कर ली मलेरियल पेशेंट की कि ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, टाइनी क्रिएचर है, प्लाज्मोडियम है, इसके बाद वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा। और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज द इंटेलिजेंट गेस ऑफ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जो वो गेस करेगा वो गेस उसका स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, वो उसका हाइपोथेसिस कहलाएगा। जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि मलेरियल फीवर किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से, तो उसका हाइपोथेसिस भी क्या होगा, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।
It is the hypothesis of Levering. प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जब प्लाज्मोडियम नजर आ रहा है तो अब उसका इंटेलिजेंट गैस जो होगा, उसका आइडिया यही होगा कि किसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। जब उसने हाइपोथेसिस दे दिया तो अब वो थर्ड क्या करेगा, इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेगा, वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा और ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहलाती है डिडक्शन। डिडक्शन इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस। उसके हाइपोथेसिस का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, इट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो क्या किया जाएगा कि जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, और जो नॉर्मल पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है, जिसको मलेरिया नहीं है, उसके ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होना चाहिए। सही ऑब्जर्व कर लिया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, हाइपोथेसिस दे दिया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होगा उनके ब्लड सैंपल में, और जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। डिडक्शन के बाद आता है एक्सपेरिमेंट। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे इसको प्रूव करने के लिए कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। अब इस हाइपोथेसिस को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे। कंट्रोल ग्रुप में क्या होंगे, 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल चेक किया जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 पेशेंट, मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल चेक किया जाएगा। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप में क्या करेंगे, 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल को लेकर माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया जाएगा। अब 100 जो हेल्दी पर्सन है इनका रिजल्ट क्या आता है कि इनमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, और 100 मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो ये क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि मलेरियल पेशेंट ब्लड सैंपल कंटेन प्लाज्मोडियम एंड हेल्दी पर्सन डू नॉट हैव प्लाज्मोडियम। उसमें प्लाज्मोडियम नहीं होगा, जबकि मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जबकि हम देख रहे हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस लिया था, साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस लिया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उसको लेकर चल रहे हैं, और अब तक वही प्रूफ हो रहा है कि प्लाज्मोडियम ही है जो कि हेल्दी पर्सन में नहीं है और मलेरियल पेशेंट में मौजूद है। रिजल्ट आ गया है। ये एक्सपेरिमेंट फर्दर कंटिन्यू रखे जाते हैं, इनको बार बार परफॉर्म किया जाता है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं। जब बार बार परफॉर्म करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा होता है तो उसके बाद इसको थ्योरी बना दी जाती है। अब थ्योरी क्या बन जाएगी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। थ्योरी इज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। So you can say that theory is the scientific assumptions based on evidence। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पर होता है, थ्योरी पर आकर ये एंड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। दिस इज अ थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज एबायोजेनेसिस, which is proposed by scientist एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, और एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
लिविंग थिंग्स जो हैं, जानदार चीज़ें, वो नॉन लिविंग थिंग्स से बन सकती हैं. इट वॉज द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल विच इज़ कॉल्ड एज एबायोजेनेसिस. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लिविंग थिंग. इसके बाद एक दूसरी थ्योरी पेश की गई जो कि बायोजेनेसिस कहलाती है. एंड बायोजेनेसिस इज proposed by Reddy. बायोजेनेसिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय रेडी. रेडी ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और रेडी ने क्या कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ लिविंग थिंग से ही बन सकते हैं. रेडी ने अपने इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं. उसने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए और सबसे पहले उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने इसमें एक कंटेनर लिया, एक बॉटल ली. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया, एक बॉटल ली, एक कंटेनर लिया और इस बॉटल के अंदर उसने डेड स्नेक्स रखे. जब यहाँ उसने डेड स्नेक्स रखे और डेड स्नेक्स रखने के बाद क्या होगा, जब कोई भी डेड चीज़ होती है तो उसके ऊपर क्या निकल आते हैं, उसके ऊपर फ्लाइज आ जाती हैं. यहाँ पर जब फ्लाइज आने लगी, ये फ्लाइज क्या होंगी, इस कंटेनर के अंदर एंटर होंगी क्योंकि ये डेड स्नेक्स हैंगे. इन डेड स्नेक्स के ऊपर फ्लाइज आ गई. फ्लाइज जब यहाँ आकर बैठेंगी तो उसने ये देखा कि आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days मैगोट्स अपीयर हो गए. यहाँ पर इस डेड स्नेक के ऊपर मैगोट्स अपीयर हो गए. मैगोट्स क्या है, वही लार्वा जो एग से निकलती हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग से बनते हैं लेकिन ये एडल्ट के सिमिलर नहीं होते हैं, उसे हम लार्वा या मैगोट्स कहते हैं. तो यहाँ आफ्टर 3 days मैगोट्स अपीयर हो गए और फिर मजीद 8 दिन के बाद आफ्टर 8 days ये मैगोट्स किस में कन्वर्ट हो गए, लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, ये जो लार्वा था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैगोट्स प्यूपा में कन्वर्ट हो गए आफ्टर 8 days. जब यहाँ पर प्यूपा फॉर्म हो गए तो उसने रेडी ने यहाँ से सैंपल लिए, ये जो प्यूपा थे यहाँ से उसने कलेक्ट किया और एक ग्लास डिश के अंदर यहाँ पे उसने सारे प्यूपा को कलेक्ट कर लिया. फिर उसने ये देखा और इसको कवर कर दिया. कवर करने के बाद उसने ये देखा कि 8 days के बाद, आफ्टर 8 days ये प्यूपा जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्लाइज में कन्वर्ट हो गए. और ये फ्लाइज सिमिलर थी उन फ्लाइज के जो पहले आकर इन डेड स्नेक पर बैठ रही थी. ये इसके जो थी वो सिमिलर थी. तो उस पर उसने ये कहा रेडी ने कि ये पेरेंट फ्लाइज हैं और ये ऑफ स्प्रिंग फ्लाइज हैं. पेरेंट फ्लाइज ने आकर यहाँ पर अंडे दिए, फ्लाइज लेड एग्स हियर, और आफ्टर लेग्स क्या होगा, एग्स से क्या बनेंगे, एग्स से आफ्टर 3 days मैगोस्ट फॉर्म हुआ और उसके आफ्टर 8 days मैगोट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा एंड अगेन आफ्टर 8 days प्यूपा कन्वर्टेड इनटू फ्लाइज विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. तो उसने इससे प्रूफ किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं. इसके बाद उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ने उसने अब यहाँ पर 8 बॉटल्स ली थी. पहले उसने एक ही बॉटल पर वर्क किया था, अब उसने यहाँ पर 8 बॉटल्स ली. ये 4 हो गई यहाँ पर और इसके साथ ही उसने अगेन यहाँ पर 4 बॉटल्स और ली. ये 8 बॉटल्स लेने के बाद उसने 2 के अंदर डेड स्नेक्स रखे. यहाँ पर भी डेड स्नेक्स आ गए और इसके अंदर फिश, डेड फिश, और एक के अंदर इसके अंदर मीट रखा. इसी तरह से जो अगेन 4 हैं, यहाँ पे 2 के अंदर उसने डेड स्नेक्स रखे. इसमें डेड फिश और मीट रखा. सही, उसने 8
बॉटल्स ली हैं, 4 का ग्रुप बना लिया, 2 के अंदर डेड स्नेक है, एक में डेड फिश है, एक में मीट है। यहाँ पे भी 2 बॉटल्स के अंदर डेड स्नेक है, एक में फिश है और एक में मीट मौजूद है। उसने किया क्या यहाँ पर कि 4 कंटेनर्स को कवर कर दिया और 4 को अनकवर्ड ही रहने दिया, खुला ही रखा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कवर्ड है यहाँ पे फ्लाइज अंदर एंटर नहीं हो सकेंगी। फ्लाइज इसके ऊपर तो आएंगी कंटेनर के, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं हो सकेंगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि फ्लाइज अंदर एंटर होंगी, क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है। फ्लाइज इसके अंदर जाएंगी कंटेनर के और फिर वही प्रोसेस होगा कि फ्लाइज से मैगोट्स अपीयर होंगे, मैगोट्स से प्यूपा फॉर्म होगा और फिर प्यूपा से अगेन फ्लाइज फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है क्योंकि फ्लाइज अंदर जा सकती हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइज अंदर मूव नहीं करेंगी और इनके अंदर मूव करने से अंदर एग नहीं होंगे, एग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्मेशन भी नहीं होगी, नई फ्लाइज भी नहीं बनेगी। यहाँ पे फ्लाइज अंदर आके एग देंगी, फिर एग से मैगोट्स, फिर प्यूपा और फिर न्यू फ्लाइज अपीयर हो जाएंगी। तो उस पर इसने कहा रेडी ने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से फॉर्म नहीं हो सकते, प्रोड्यूस नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। लेकिन इनके साथ जो कुछ वर्कर्स थे वो बायोजेनेसिस के फॉलोवर्स थे, उन्हें यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ। उन्होंने कहा क्योंकि आपने इसको कंटेनर को कवर कर दिया है, कवर करने की वजह से एयर अंदर एंटर नहीं हो सकी है और एयर जो है वो बायोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर फ्लाइज फॉर्म नहीं हुई। तो इसको प्रूव करने के लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसके लिए उसने एक कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद उसने इसके अंदर डेड स्नेक्स, डेड फिश, मीट, तमाम प्रोडक्ट इसके अंदर यहाँ रख दी। जो भी डेड मटेरियल है, डेड स्नेक्स हैंगे, फिश है, मीट है, उसको यहाँ रखा और कंटेनर को एक गॉज से, एक नेट से कवर कर दिया। यहाँ पर उसने एक गॉज से इसको कवर कर दिया। गॉज से क्या होगा, फ्लाइज अंदर एंटर नहीं हो सकती। जो यहाँ पर फ्लाइज आकर बैठ रही हैं, ये फ्लाइज अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इस नेट से, इस गॉज से एयर अंदर पास हो सकती है, जो कि उनके फॉलोवर्स का था कि बायोजेनेसिस के लिए एयर नेसेसरी है, एसेंशियल है। अब यहाँ एयर पास हो सकती है लेकिन फ्लाइज नहीं जा सकती। और कई दिन के बाद भी रेडी ने ये देखा कि इन डेड स्नेक के ऊपर कोई भी फ्लाइज नहीं आई हैं। तो उसने कहा अब एयर तो एंटर हो रही है लेकिन नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बन सकती। जब तक फ्लाइज अंदर नहीं जाएंगी, फ्लाइज डोंट ले एग, जब तक अंडे नहीं देंगी, जब तक फिर मैगोट्स नहीं बनेंगे, प्यूपा नहीं बनेगा और फिर ऑफ स्प्रिंग फ्लाइज भी नहीं बनेंगी। ठीक है, इसके बाद नीडहेम्स नामी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि नीडहेम्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नीडहेम्स ने क्या करा, नीडहेम्स ने एक बॉटल ली। बॉटल लेने के बाद उसने इसके अंदर डेड मटेरियल रखा, डेड मीट रख दिया, स्नेक रखा और फिर इसको हीट प्रोवाइड की। उसने इसे हीट प्रोवाइड दी, यहाँ से फ्लेम आ गया, यहाँ से इसने इसको हीट प्रोवाइड की। यहाँ पे इसने वाटर भी ऐड किया था, एक सोल्यूशन बनाया था, वाटर था यहाँ पर और डेड मटेरियल था, डेड ऑर्गेनिजम्स थे। इस सोल्यूशन को जब उसने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उसने इस बॉटल को ऐसे ही एम्प्टी रखा और फिर जितना भी यहाँ पर सोल्यूशन था उसको दूसरी बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। एक दूसरी बॉटल के अंदर जब उसने इसको ट्रांसफ़र करा, जब तक इसने इस बॉटल को कवर नहीं किया, इसने हीटअप किया, कूल होने दिया, फिर ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने तक इसने इसको कवर नहीं किया। जब इसने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया सोल्यूशन को, तो फिर उसने इसके बाद इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, इसको एक कॉर्क के ज़रिए ढक दिया।
फिर उसने कुछ दिन के बाद देखा कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स इस सोल्यूशन में पाए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जो हमारी आँख से नज़र नहीं आते। तो उसने ये जो सोल्यूशन था उसको कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद माइक्रोस्कोप में टेस्ट किया और उसने देखा कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब ये जो मटेरियल था, ये डेड मीट का, जो डेड फिश का जो सोल्यूशन था, ये नॉन लिविंग हो गया, अब ये लिविंग नहीं है। उसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग से क्या चीज़ बन गई है, लिविंग थिंग बन गई है, यानी कि एबायोजेनेसिस की थ्योरी सही है। इसको प्रूफ करने के लिए लुईस पास्चर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, उसने कवर नहीं किया था, बहुत देर में जाके उसने इसे कवर किया था, ठीक है। फिर लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग से ही बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते, जो पास्चर्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, लुईस पास्चर ने परफॉर्म किया था। और उसने क्या किया, उसने अब एक फ्लास्क ली और वो फ्लास्क किस तरह से थी कि इस फ्लास्क के ऊपर उसने एक नेक जो इसका था वो राउंड, वो कॉइल था, एक लॉन्ग कॉइल नेक था, ठीक है, एक लंबा सा घुमा हुआ उसका नेक था। उसने इसके अंदर, यहाँ पर ये जो फ्लास्क है इसके अंदर यहाँ पर उसने क्या क्या रखा, ईस्ट आपको पता है फंगस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर एंड शुगर। उसने इन तमाम का सॉल्यूशन बनाकर यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर रखा और फिर इसको हीट अप किया। जब उसने इसको हीट अप किया उसके बाद उसने इसको इसी तरह, यहाँ देखिए आप, जब लंबी सी एस शेप की नेक मौजूद है, ये एस शेप की नेक मौजूद है, तो अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर नहीं हो सकते, किसी भी तरह की कंटामिनेशन नहीं हो सकती है। अब उसने इसको इसी तरह से कूल डाउन होने दिया और कूल डाउन होने के बाद जो वाटर वेपर्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, वाटर वेपर्स इस नेक के अंदर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। कूल डाउन करने के कई दिन के बाद भी उसने ये देखा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। फिर उसने क्या किया, यहाँ से इस नेक को ब्रेक डाउन कर दिया। जब यहाँ से इस नेक को ब्रेक डाउन कर देंगे, अब यहाँ से एयर अंदर जा सकती है, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर एंटर हो सकते हैं। फिर उसने ये देखा कि विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर उसे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सोल्यूशन में नज़र आ गए थे। तो इससे लुईस पास्चर ने क्या प्रूफ किया कि अगर आप सेफली वर्क करेंगे, ख्याल रखते हुए वर्क करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर ना हो पाएँ, तो वहाँ पर किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर कंटामिनेशन होगी, एयर अंदर पास होगी, आप उसे खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू अंदर जाएंगे और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरह लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस के थ्योरी को सपोर्ट दी और उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। This is all about chapter number 1. Your chapter number 1 is completed now. Now you have to complete your copy work from content solution, which is present on page number 42, 43, 44, 45, 46 and 47. Must complete your copy work by content solution. Page number is written here and I have told you. And now write down your diary. Your diary, your homework is memorize question number 1, 2, 3, 7, 10 and 11 from Bright BCS notes. You have got BCS notes आपको मिल चुके हैं. So memorize question number 1, 2, 3, 7, 10 and 11 of chapter number 1 from BCS notes.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन आपको कौन कौन सी हेडिंग याद करनी है? बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड बायोमेट्री। ये 3 हेडिंग आपको याद करनी है। 2 हेडिंग जो सोशियोलॉजी और बिहेवियर की हैं उनको आप छोड़ देंगे। 3 हेडिंग आप याद करेंगे। यहाँ पे भी आप ये देखिएगा बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है, आप उसको वहाँ से याद कर लेंगे, तो यहाँ से फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ कितनी हेडिंग याद करनी है? 2 हेडिंग याद करनी है, बायोमेट्री एंड बायोफिजिक्स। ओके, we will start chapter number 2 in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.